नमस्कार। आज ना हम एक कह सकते हैं एक जासूसी कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे मैटर यानी पदार्थ के दिल तक ले जाएगी। और ये कहानी है उस सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज की, जिससे हम सब और हमारे आसपास की हर चीज बनी है, यानी एटम या परमाणु की। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो आखिर बना किस चीज से है? ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसी सवाल ने हमें हजारों साल लंबे एक ऐसे सफर पर भेज दिया जो हमें पदार्थ के बिल्कुल अंदर तक ले जाता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए एक ऐसा समय जब साइंस नहीं थी। तब ये सवाल फिलोसोफर्स के लिए था। ये सारी कहानी शुरू हुई थी प्राचीन ग्रीस में। डेमोक्रेटस नाम के एक फिलोसोफर थे। उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा, सोचो, अगर हम किसी भी चीज को काटते जाएं तो आखिर में एक ऐसा छोटा कण बचेगा जिसे और नहीं काटा जा सकता। उन्होंने इसे नाम दिया एटोमोस, जिसका मतलब ही होता है जिसे काटा ना जा सके, यानी अविभाज्य। ये था एटम का पहला पहला कॉन्सेप्ट। चलिए अब समय में हजारों साल आगे चलते हैं। अब ये सिर्फ एक फिलॉसफी वाला आइडिया नहीं रहा। ये आइडिया अब साइंस की दुनिया में आ चुका था। और जॉन डाल्टन वो शख्स थे जिन्होंने एटम को फिलॉसफी से निकालकर लैब में ला खड़ा किया। साल था 1808। जॉन डाल्टन ने पहली साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि हर चीज छोटे छोटे ठोस गोलों से बनी है और इन गोलों का नाम है परमाणु। सोचिए, एक विचार से थ्योरी तक का ये कितना बड़ा कदम था। डाल्टन का मॉडल बहुत ही सिंपल और क्लियर था। उनका कहना था कि परमाणु अविभाज्य हैं, मतलब उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें नष्ट भी नहीं किया जा सकता। और किसी एक एलिमेंट के सारे परमाणु, जैसे सोने के सारे परमाणु, बिल्कुल एक जैसे होंगे। यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे की सारी साइंस टिकने वाली थी। लेकिन देखिए, हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह यहां भी एक ट्विस्ट आना तो बनता था। डाल्टन का जो वो सॉलिड बॉल वाला मॉडल था ना, वो बिजली जैसी चीजों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। तो मतलब ये साफ था कि इस ठोस गोले के अंदर कुछ तो और है, कोई राज छुपा है। और फिर एक ऐसा सुराग मिला जिसने सबको चौंका दिया। साल 1904 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ये एक बहुत ही छोटा नेगेटिव चार्ज वाला कण था जो एटम के अंदर ही मौजूद था। इसका मतलब ये था कि एटम अविभाज्य नहीं है, उसे तोड़ा जा सकता है। ये कहानी का पहला बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट। तो अगर एटम को तोड़ा जा सकता है तो वो अंदर से दिखता कैसा है? थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। उन्होंने सोचा कि पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है और उसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन ठीक वैसे ही धसे हुए हैं जैसे पुडिंग में प्लम। इसको समझने का एक और बड़ा आसान तरीका है। मान लीजिए पूरा का पूरा तरबूज पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर जो काले काले बीज बिखरे होते हैं ना, वो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। उस समय के हिसाब से ये आइडिया वाकई कमाल का था। तो अब बारी थी इस प्लम पुडिंग मॉडल के टेस्ट की। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होने वाला था जो एटम के बारे में हमारी पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यही सवाल उठाया। उन्होंने सोचा कि अगर थॉमसन का मॉडल सही है, मतलब एटम एक नरम पुडिंग जैसा है, तो जब छोटे छोटे अल्फा पार्टिकल्स को सोने की एक बहुत पतली फॉइल पर फायर किया जाएगा तो उन्हें तो बस सीधे निकल जाना चाहिए, है ना? ठीक वैसे ही जैसे कोई गोली किसी पुडिंग के आर पार निकल जाए। पर 1911 में जब यह एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि ज्यादातर पार्टिकल्स तो, जरा सोचिए, सीधे निकल गए, जैसे वहां कुछ हो ही ना। इसका मतलब साफ था, एटम का ज्यादातर हिस्सा तो भाई खाली है। लेकिन, और यही सबसे हैरान करने वाली बात थी, कुछ पार्टिकल्स बहुत ही कम किसी भारी चीज से टकराकर लगभग वापस ही आ गए। बस रदरफोर्ड को समझ आ गया, एटम के बिल्कुल सेंटर में कोई बहुत छोटी, बहुत भारी और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है। और उन्होंने इसे नाम दिया नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस। और इसी के साथ प्लम पुडिंग मॉडल खारिज हो गया। अब हमारे पास एक बिल्कुल नया मॉडल था जो एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसा था। बीच में एक भारी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। पर रदरफोर्ड के इस सोलर सिस्टम मॉडल में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस जमाने के फिजिक्स के नियम कहते थे कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स को लगातार एनर्जी छोड़नी चाहिए
और धीरे धीरे घूमते घूमते न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं है, तो सवाल था आखिर क्यों? इस गुत्थी को सुलझाया नील्स बोहर ने। उन्होंने एक जबरदस्त आइडिया दिया। कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कहीं भी नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड एनर्जी वाली ऑर्बिट्स या शेल्स में ही रह सकते हैं। बोहर ने इस पूरी अव्यवस्था को एक सिस्टम में बांध दिया। उन्होंने इन एनर्जी शेल्स को नाम दिए के, एल, एम, एन वगैरह वगैरह। सबसे अंदर वाला जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है वो है के शेल। अचानक से एटम की दुनिया में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था आ गई थी। अच्छा, तो सवाल ये था कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके लिए बोर ने एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत फॉर्मूला दिया, 2n²। यहां n शेल का नंबर है। इस एक छोटे से नियम ने हमें यह समझने में मदद की कि एटम खुद को ऑर्गेनाइज कैसे करता है और अलग अलग एलिमेंट्स का बिहेवियर अलग अलग क्यों होता है। ये टेबल इस नियम को बहुत अच्छे से दिखाती है। पहले शेल यानी के शेल, जहां n बराबर 1 है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरे शेल एल शेल में 8, तीसरे एम शेल में 18 और चौथे एन शेल में 32। ये नियम हमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पूरी जमावट का नक्शा देता है। तो चलिए एक बार फटाफट इस पूरे सफर पर नजर डालते हैं। एक फिलॉसफिकल आइडिया से शुरुआत हुई, फिर आया डाल्टन का ठोस गोला, थॉम्सन का प्लम पुडिंग, रदरफोर्ड का छोटा सा न्यूक्लियस और आखिर में बोहर की मुनज्जम ऑर्बिट्स। हर एक कदम हमें सच्चाई के और भी करीब ले गया। पर यह सफर यहां खत्म नहीं होता। एटम की कहानी हमें यही सिखाती है कि हम जितना ज्यादा जानते हैं, उतना ही हमें पता चलता है कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, अगला बड़ा खुलासा क्या होगा।